हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम वाक्य के प्रकार का थर्ड पार्ट सीखेंगे। तो अगले वीडियो में मैंने आपको वाक्य के 5 प्रकार के बारे में अर्थबोध करवाया। कौन से 5 प्रकार? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नार्थवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और दूसरा क्या था? इच्छावाचक वाक्य। अब हम इस वीडियो में इसका अगला जो प्रकार है संदेहवाचक वाक्य, इसका बोध प्राप्त करेंगे। तो संदेहवाचक वाक्य यानी क्या? संदेह का अर्थ क्या होता है? शंका करना, डाउट करना। तो जिस वाक्य में किसी बात पर संदेह या संभावना हो वह संदेहवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी बात पर संदेह या संभावना हो वह संदेहवाचक वाक्य है। किसी वाक्य में अगर किसी बात पर संदेह दिखाया गया हो, अनुमान लगाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देखेंगे। संभवतः आज वर्षा होगी। अब देखिए, फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस दिया है उसमें क्या कहा गया है कि संभवतः यानी कि अनुमान लगाया गया है, संभावना लगाई गई है कि आज वर्षा होगी। वर्षा यानी कि बारिश। तो फर्स्ट सेंटेंस में वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये क्या हुआ? संदेहवाचक वाक्य। स्टूडेंट, बहुत ही इजी प्रकार है ये कि जिस वाक्य में किसी बात पर संदेह या संभावना व्यक्त की गई हो वह संदेहवाचक वाक्य है। पहले जो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है उसमें वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। सेकंड नंबर का जो है, लगता है बस देर से आएगी। अब कोई इंसान बस स्टॉप पे बस की वेट कर रहा है, राह देख रहा है, तो समय पर उसको लगता है, उसका अनुमान है कि बस लेट आएगी यानी कि देरी से आएगी। तो लगता है बस देर से आएगी, उसमें क्या कहा गया है? संभावना। उसको बस की देर से आने की संभावना लग रही है, अनुमान लगाया उसने कि लगता है बस देर से आएगी। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। अब तक वह सो गया होगा। अब यहाँ पर किसी के बारे में, कोई इंसान दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा रहा है, उसको शंका है कि अब तक वह सो गया होगा। इस वाक्य के प्रकार में क्या है कि इस वाक्य के प्रकार में आपको किसी चीज़ या घटना के बारे में अनुमान लगाना होता है, संभावना लगती है। जैसे कि बादल छाते हैं तो आपको ऐसा अंदाजा आ जाता है कि शायद बारिश होगी। अगर आपकी परीक्षा आपने दी है और आपका पेपर बहुत ही खराब गया है समझो, तो आपको ऐसा संदेह होगा कि लगता है मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। तो यहाँ तीसरा नंबर का जो वाक्य है इसमें अब तक वह सो गया होगा यानी कि किसी के सो जाने का संदेह रजू किया गया है। चौथे नंबर का वाक्य है राजा वनवास गया होगा। इस वाक्य में राजा के वनवास जाने का संदेह दिखाई दिया है कि राजा नहीं उपस्थित है, तो राजा कहाँ गया होगा? वनवास गया होगा। लगता है राजा वनवास गया होगा। क्या लगता है? राजा वनवास गया होगा। पांचवा नंबर का एग्जाम्पल है, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। संदेह है,
उसके मन में, उसको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको पूरा भरोसा नहीं है, पर उसके मन में संदेह है कि शायद मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। आप देखो, आपको भी कभी कभी किसी को देख के ऐसा लगता है कि शायद मैं इसको पहले मिला हूँ या मैंने इसको कहीं पहले देखा है। तो ये संभावना है, यहाँ पे संदेह दिखाया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस व्यक्ति को मैं पहले कभी देख चुका हूँ। 6 नंबर का एग्जाम्पल है, अब तक फूल मुरझा गया होगा। यहाँ पे क्या संभावना लगाई है? अब तक फूल मुरझा गया होगा, यानी कि फूल कैसा हो गया होगा? मुरझा गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लगता है कोरोना जल्दी खत्म होगा। यहाँ पर संभावना दिखाई दी है। क्यों? अभी ये कोरोना का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि जो हाल में परिस्थिति चल रही है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि अभी वैक्सीन ढूंढ ली है, ऐसा अनुमान, ऐसी बातें हो रही है। तो इतना समय हो जाने के बाद अभी हमको ऐसी संभावना है कि कोरोना जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वाक्य में कोरोना के ख़त्म हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो यह क्या हुआ? संदेहवाचक वाक्य हुआ। 8वां, लगता है इसने ही चोरी की होगी। अब इस वाक्य में किसी व्यक्ति ने चोरी की होगी, यह संदेह रजू किया गया है। तो लगता है इसने ही चोरी की होगी, चोरी करने का संदेह है इस वाक्य में। तो यह क्या हुआ? संदेहवाचक वाक्य हुआ। संदेह यानी कि शंका करना। तो जिस वाक्य में किसी बात पर संदेह या संभावना व्यक्त की गई हो वह संदेहवाचक वाक्य है। और 8वें नंबर का एग्जाम्पल हमने देखा, उसमें लगता है इसने ही चोरी की होगी, यानी कि एक इंसान को दूसरे पे ऐसी शंका है, संदेह है कि इसने चोरी की होगी। 9 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, लगता है राम आज आएगा। लगता है राम आज आएगा, यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। 9वें नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें अनुमान लगाया है कि लगता है राम आज आएगा। राम के आने का अनुमान लगाया है कि लगता है आज राम आएगा। तो जिस वाक्य में अनुमान लगाया हो वो वाक्य कैसा होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। 10वां एग्जाम्पल देखेंगे, लगता है रावण हार जाएगा। यहाँ पर क्या अनुमान लगाया है? रावण हार जाएगा, राम से रावण हार जाएगा। तो लगता है रावण हार जाएगा। तो इस वाक्य में रावण के हार जाने का अनुमान लगाया गया है, इसलिए किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर ये 10 एग्जाम्पल देखे। तो इस 10 एग्जाम्पल में आपने क्या समझा कि जिस वाक्य में किसी बात पर संदेह या संभावना हो वह संदेहवाचक वाक्य है। अब हम वाचक वाक्य के बारे में समझेंगे। जो अगला वाक्य का प्रकार है वो कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य आपने समझ लिया। अब हम संकेतवाचक वाक्य समझेंगे। संकेतवाचक यानी कि किसी चीज का, किसी एक घटना का या क्रिया का दूसरे कार्य से मिलना, उसका संकेत होना। यहाँ हम इसकी व्याख्या देखेंगे, डेफिनेशन। जिस वाक्य में
जिस वाक्य में एक क्रिया का जिस वाक्य में एक क्रिया का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कार्य का अर्थ भी क्रिया होता है, कार्य और क्रिया दोनों का अर्थ एक होता है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया या कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत का दूसरा अर्थ क्या होता है? इशारा। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे। अच्छा कर्म करोगे तो अवश्य अच्छा फल मिलेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य दिया गया है अच्छा कर्म करोगे और दूसरा वाक्य दिया गया है अवश्य अच्छा फल मिलेगा। आप देख सकते हो कि एक वाक्य है जिसमें अच्छा कर्म करने की क्रिया है और दूसरे वाक्य में उसी फर्स्ट वाक्य से मिलने का संकेत हमें मिल रहा है। कैसा संकेत मिल रहा है कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो अवश्य अच्छा फल मिलेगा, यानी कि अच्छा कर्म करने की जो क्रिया है उससे अच्छा फल मिलने का संकेत यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? संकेतवाचक वाक्य हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। परिश्रम करोगे तो फल प्राप्त होगा। परिश्रम करोगे तो फल प्राप्त होगा। परिश्रम करोगे तो फल प्राप्त होगा। तो परिश्रम करोगे ये पहला वाक्य है जिसमें परिश्रम करने की क्रिया का संकेत है और फल प्राप्त होगा वह दूसरा वाक्य है जिसमें परिश्रम करने की क्रिया का संकेत फल प्राप्त होने से मिलता है। तो यह क्या हुआ? संकेतवाचक वाक्य हुआ। परिश्रम करोगे तो फल प्राप्त होगा। एक क्रिया का आधार या एक क्रिया से का संकेत दूसरे कार्य से मिल रहा है तो ये संकेतवाचक वाक्य हुआ। समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्या है? यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। यहाँ पर क्या कहा गया है? यदि वर्षा अच्छी हो, जो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है उसका अच्छी वर्षा होने का कार्य है जिसमें क्या क्रिया दिखाई गई है कि वर्षा अच्छी होने की क्रिया और फसल अच्छी हो। तो जो फसल अच्छी हो वो दूसरे कार्य से संकेत मिल रहा है, दूसरे कार्य से मिल रहा है। तो क्या हुआ? संकेतवाचक वाक्य हुआ। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। वर्षा होने का जो कार्य है उसका संकेत दूसरे कार्य यानी कि फसल अच्छी होने से हो रहा है। तो यह संकेतवाचक वाक्य हुआ। फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखेंगे। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। मौसम ठीक रहा और दूसरा हम घूमने जाएंगे। तो यदि मौसम ठीक रहा उसमें मौसम ठीक रहने की क्रिया का संकेत है और अगर मौसम ठीक रहता है तो दूसरी क्रिया जो है घूमने जाने की उसका संकेत दिया गया है। इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य हुआ। यदि मौसम ठीक रहा, इस वाक्य में मौसम ठीक रहने की क्रिया घूमने जाने के कार्य का संकेत दे रही है। तो यह संकेतवाचक वाक्य हुआ।
5th नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। यदि बादल साफ हो गए तो बारिश नहीं होगी। यदि बादल साफ हो गए तो बारिश होगी नहीं। 5th नंबर का है तो फर्स्ट वाक्य जो दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, बादल साफ होने की क्रिया का संकेत बारिश नहीं होगी वह दिया गया है। यानी कि जो पहला वाक्य है उसका संकेत दूसरे वाक्य में दिया गया है कि यदि बादल साफ हो गए तो बारिश नहीं होगी। एक वाक्य की क्रिया का संकेत दूसरे कार्य से मिले यह तो इस तरह संकेतवाचक वाक्य बनता है। 6 नंबर का वाक्य देखेंगे हम। व्यायाम करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यायाम करने की जो क्रिया है वह स्वास्थ्य अच्छे करने के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उस क्रिया का संकेत दे रहा है। एक वाक्य दूसरी क्रिया के कार्य को संकेत दे रहा है कि अगर आप व्यायाम करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। यानी कि एक क्रिया का संकेत दूसरे कार्य से मिल रहा है। 7वां एग्जाम्पल है। 7वां एग्जाम्पल क्या है, पढ़ाई मन लगाकर करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। पहला जो वाक्य है उसमें क्या कहा गया है, पढ़ाई मन लगाकर करनी है। पढ़ाई मन लगाकर करने की क्रिया दिखाई गई है और उस क्रिया का संकेत परिणाम अच्छा मिलेगा या परिणाम अच्छा आएगा दूसरे वाक्य के कार्य का संकेत दिया गया है। तो यह संकेतवाचक वाक्य हुआ। 9 नंबर का देखेंगे एग्जाम्पल। ईश्वर की प्रार्थना करोगे तो मन शांत रहेगा। ईश्वर की प्रार्थना करने का जो कार्य है वह दूसरे वाक्य की क्रिया का संदेश दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है कि मन शांत रहेगा। तो ईश्वर की प्रार्थना करने वो पहला वाक्य है जिसमें प्रार्थना करने की क्रिया दर्शाई गई है और मन शांत रहने का संकेत दिया गया है। 10वां एग्जाम्पल देखेंगे हम। मास्क नहीं पहनोगे तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो मास्क नहीं पहनोगे, उसमें मास्क न पहनने की क्रिया है और दूसरा वाक्य है कोरोना ज़्यादा फैलेगा। यानी कि एक वाक्य की क्रिया का दूसरे वाक्य की क्रिया मिलने का संकेत होना, यानी कि मास्क न पहनने पर कोरोना ज़्यादा फैलेगा। स्टूडेंट, तो आपने इस 10 एग्जाम्पल में देखा कि एक वाक्य की क्रिया जो है वह दूसरे एक वाक्य यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम इसका अगला जो वाक्य का प्रकार है आज्ञा या विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक और विधिवाचक दोनों एक ही है जिसमें नाम अलग है। अगर आपको एग्ज़ाम में आज्ञावाचक वाक्य पूछे या विधिवाचक वाक्य पूछे तो आपको इसी प्रकार का वाक्य लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं पर हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जिस वाक्य में एक वाक्य द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना, निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता
है। आज्ञा का भाव मुख्य होता है। आदेश आज्ञा का भाव मुख्य होता है। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य का अर्थ क्या होता है? जिस वाक्य में एक वाक्य द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना, निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि आज्ञा का भाव जिस वाक्य में मुख्य हो उसे आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया है वह है भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। देखिए यहाँ पर क्या आदेश दिया गया है? आदेश यानी कि आज्ञा देना। क्या आदेश दिया गया है कि जो भिश्ती है उसे निकालो। राजा का आदेश है यहाँ पर, वो आपको अनुमान आ ही गया होगा कि भिश्ती को निकालो और कसाई को लाओ। तो इस वाक्य में आदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है, ऑर्डर करना। आदेश आज्ञा देना यानी ऑर्डर करना। आपको टीचर क्लास में आप बैठते हो, पढ़ते हो, तो कोई आपको बोल रहा है टीचर कि चल बेटा खड़ा हो और ये गद्य पढ़ना शुरू कर। ये आपको ऐसा कहा गया हो, पनिशमेंट दी गई हो कि खड़ा हो जा अपनी जगह और क्लास के बाहर जाओ। या आपको ऐसा कहा गया हो कि यह प्रश्न 5 बार लिख दो। तो ये क्या हुआ? आपको आदेश दिया गया है, आज्ञा की गई है, यानी ऑर्डर करना। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? भिश्ती को निकालने की और कसाई को लाने की बात की गई है, यानी कि आज्ञा दी गई है। किसी और को ऑर्डर करना, किसी और को आज्ञा देना। सेकंड सेंटेंस है तुम जा सकते हो। यहाँ किसी और को जाने की अनुमति दी है। तुम जा सकते हो तो क्या दिया है? अनुमति। अनुमति यानी परमिशन। यहाँ पर क्या है? तुम जा सकते हो यानी कि रजा, मंजूरी, परमिशन। तो अनुमति दी है कि तुम जा सकते हो। आप बाहर जाते हो वॉशरूम के लिए या वाटर पानी के लिए, आप परमिशन मांगते हो टीचर से, तो आपको जो परमिशन मिलती है या अनुमति मिलती है तो आपको बोलते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। तो अभी क्या हुआ? अनुमति दी है। तो ये भी क्या हुआ? आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य हुआ। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब यहाँ देखिए कृपया शब्द जो है वह विनंती का भाव रजू करता है, प्रार्थना का भाव रजू करता है। यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया गया नहीं है, पर रिक्वेस्ट की गई है, विनंती की गई है, प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पे कृपया मेरी सहायता कीजिए यानी कि क्या हुआ? विधिवाचक वाक्य हुआ। चौथा एग्जाम्पल है यहाँ मत बैठो। निर्देश दिया गया है। निर्देश देना यानी सूचना देनी। यहाँ मत बैठो, यह गद्य लिखो, जोर से दौड़ो, जल्दी दौड़ो, चुप रहो। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर ऐसा लिखा होगा, यहाँ धूम्रपान पान मत कीजिए, यहाँ थूकना मना है, यहाँ बैठना मना है। तो ये सारे निर्देश किए गए हैं। आपके आसपास ही आप जो रेगुलर अपना रूटीन जीवन जीते हो उसमें ही सारा व्याकरण है स्टूडेंट। अगर आप देखो तो ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे वाक्य हम अपने रोजिंदा जीवन में प्रयोग करते ही हैं। तो यहाँ क्या है? बैठने की मनाही की, यहाँ निर्देश दिया गया है, मत बैठो ऐसा निर्देश
किया गया है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य हुआ। 5th नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। चोर को सजा दो, बेगुनाह को छोड़ दो। चोर को सजा देने का और बेगुनाह को छोड़ देने की आज्ञा की गई है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य हुआ। 6th नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। कृपया मुझे पानी दीजिए। तो यहाँ पे क्या विनंती की गई है? यहाँ ऑर्डर दिया है या विनंती की है? नहीं, यहाँ पे आज्ञा की नहीं है, यहाँ पे विनंती की है। क्या विनंती की है? पानी दीजिए। तो ये प्रार्थना की गई है, तो यह विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य है। यहाँ मत थूको, यहाँ निर्देश किया गया है। तुम मुंबई जा सकते हो, यहाँ पर मुंबई जाने के लिए अनुमति दी है कि तुम मुंबई जा सकते हो। तो स्टूडेंट, आप जानते हो कि जिस वाक्य में अनुमति दी गई हो, अनुमति, आज्ञा, प्रार्थना, निर्देश आदि का भाव हो, वह क्या है? आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य का प्रकार है। 9th नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। तुम यहाँ से जाना मत। यहाँ पर आज्ञा की है, तुम यहाँ से जाना मत, न जाने का ऑर्डर किया है, तो ये क्या हुआ? आज्ञावाचक वाक्य हुआ। 10th नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। कृपया शांति से बात करें, आवाज़ मत कीजिए। कृपया करके शांति से बात कीजिए, आवाज़ मत कीजिए। स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हो, तो आपको क्या करना है? उसको पढ़ना है। परीक्षा में किस तरह पूछा गया होगा कि 3-4 सेंटेंस दिए होंगे, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य प्रकार है। आपको ऐसा पूछा गया हो कि नीचे दिए गए वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य पहचानिए, तो आपको वाक्य पढ़ना है और उसके लक्षण यानी जो व्याख्या मैंने आपको समझाई है वह सोचकर आपको लिखना है। तो आपको वाक्य पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आज्ञा की है, अनुमति दी है, प्रार्थना या निर्देश का जो भाव व्यक्त होता है, तो यह विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार समझे। 3 वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार समझे। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नार्थ वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये 8 प्रकार आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। परीक्षा में आपको पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हो। स्टूडेंट, आपको होमवर्क में इस वीडियो देखकर आपको होमवर्क में जो 10 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, वैसे ही दूसरे 5-5 एग्जाम्पल मुझे लिखकर फ़ोटो सेंड करना रहेगा। अब अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार समझेंगे। अस्तु।